हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए बच्चों, कल हमने 120 तक के प्रश्न उत्तर कर लिए थे। आज हम 121 से आगे बढ़ेंगे और ये हमारे रहेंगे 0 से लेकर हम 100 तक पूरा पाठ्यक्रम करेंगे, जो भी टीजीटी पीजीटी का जो पाठ्यक्रम है। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप भी बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क रहेगा और ये आप चैनल के अबाउट में जाओगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा ABOUT। वहाँ आप चैनल इसका टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, किसी भी परीक्षा में अगर हिंदी विषय पूछा जाता है, हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और कंप्लीट पाठ्यक्रम, पूरा पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसलिए आप इससे अवश्य जुड़े और अपने दोस्तों से तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखो, अब हम शुरुआत करते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था। शंभु को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है? तो डॉक्टर भयाणी इसका उत्तर हो जाएगा। अपभ्रंश का भवभूति कौन है? तो अपभ्रंश का भवभूति रहेंगे पुष्पदंत। ठीक है बच्चों। प्राकृतानुशासन के लेखक कौन है? तो प्राकृतानुशासन के लेखक कौन रहेंगे? एक मैं बता दूं कि जब भी आप वीडियो देखें अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप जब भी मैं आपको एक प्रश्न का उत्तर बताऊं तो उससे पहले आप निशान लगा लिया करो और फिर बाद में ये देखा करो कि इतने प्रश्न में से मेरे इतने ठीक हुए, इतने गलत हुए। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आप स्वयं का मूल्यांकन कर पाओगे कि आपकी कितनी तैयारी शेष है और कितनी तैयारी आप कर चुके हो। तो ठीक है, तो ये आपकी बात आपको समझ में आई होगी। तो इसका उत्तर रहेगा पुरुषोत्तम देव। प्राकृतानुशासन के लिए करेंगे पुरुषोत्तम देव। महापुराण के रचयिता मैंने कल भी बताया था, मैं फिर बता देती हूँ। देखो बच्चों, रचयिता ऐसे आएगा, रचयिता ये शुद्ध है। ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस पर च पर मात्रा लगा देते हैं। रचयिता काफ़ी बार शुद्ध में पूछा गया है। तो बच्चों, इसका उत्तर ये रहेगा जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। महापुराण के रचयिता है पुष्पदंत। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है और परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसे आप अवश्य याद कर लें। प्रणया कुमार सरयू के रचयिता कौन है? तो देखो, यह पहले मैं बता देती हूँ कि एक तो आप मैं व्याकरण भी आपको साथ की साथ करवाती हुई चलूँगी साहित्य के, ताकि आपको परेशानी ना हो तैयारी करने में। देखो, एक होता है ये है जिसमें बिंदी लगती है और एक होता है ये। तो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि एक वचन कौन से में आएगा, बहुवचन कौन से में आएगा, प्रयोग तो कहाँ कहाँ इनका प्रयोग हो, अपने दिमाग में सोच लीजिए। मैं उत्तर बताऊं इससे पहले आप सोच लें। अब आपने सोच लिया होगा और अब देखना आपका उत्तर ठीक है या गलत है, क्योंकि आप कहीं पर भी बिंदी लगा देते हो, कहीं बिंदी नहीं लगाते। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको आज तक ये नहीं पता कहाँ बिंदी लगती है, कहाँ नहीं लगती है। तो देखो बच्चों, ये बहुवचन पर बिंदी आती है। जिस पर ये बिंदी होती है उसमें एक से ज़्यादा, यानी 2 हो, 3 हो, 4, यानी एक से ज़्यादा के लिए भी बिंदी का प्रयोग करते हैं हम, और एक के लिए सिर्फ हम इस बिना बिंदी का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अणा कुमार सरयू के रचयिता कौन है? तो अब आपके मन में ये डाउट होगा कि इसका तो एक ही, इस पर बिंदी क्यों लगी है? देखो बच्चों, जहाँ हम किसी सम्माननीय पुरुष के लिए, किसी महान हस्ती के लिए प्रयोग करते हैं, यानी उसके लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आप बोलते हैं, अपने पापा जी को आप बोलते हैं, तो वहाँ भी आप बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। तो जहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी आदर सूचक के लिए भी हम बिंदी लगा देते हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को क्या कहा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को क्या कहा? अपभ्रंश। क्या कहा है? अपभ्रंश। इसको भी आप याद रखें, ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। पुरानी हिंदी का उदय किससे माना गया है? अवध से, संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से। देखो भाई,
आप सभी जानते पहले क्या आई थी संस्कृत, उसके पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, और फिर हमारी आई थी अपभ्रंश, फिर अवट, और फिर हमारी खड़ी बोली आई थी। तो इसका उत्तर अवट रहेगा। ठीक है, अगर अवट ऑप्शन में नहीं मिलता है तो अपभ्रंश आएगा, तो आपको अपभ्रंश लगा देना। अवट ये दोनों मिलते हैं तो आप अवट ही लगाओगे, इतना आप याद रखेंगे। विद्यापति ने अपनी किस रचना को अवट कहा है? तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ 3 ऑप्शन है, आप हम सारे क्लियर करते हुए चलेंगे। पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त देख लेना, ये काफ़ी बार शुद्ध में पूछा गया है। कुछ ऐसे कर लेते हैं उपरोक्त, ठीक है, तो ये गलत रहेगा। उपयुक्त ये सही है। ऊपरी का ये होता है ऊपरी प्लस में उक्त, ठीक है, ऊपरी प्लस उक्त। और जब ये इसमें ई और ये मिलकर उपयुक्त ये आधा रह ये पर चला जाएगा। कोई भी आधा वर्ण होता है वो अगले वाले वर्ण पर चढ़ जाता है, यानी अगले वाले वर्ण पर आ जाता है। तो इतना आप याद रखेंगे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अवश्य जानेंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो देखो बच्चों, कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों ही भाषाएं अवट, दोनों ही अवट भाषा में लिखी गई रचना है। पताका भी कीर्तिलता, लेकिन ये पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो अब तक प्रकाशित नहीं है वो पताका है। कीर्ति पताका अब तक प्रकाशित नहीं हुए, ये सिर्फ नोटिस मात्र है। बहुत बार परीक्षा में पूछी गई, याद रखेंगे। पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है, लेकिन इन दोनों की भाषा कीर्तिलता है। तो अब आप क्या करोगे, अब उत्तर में क्या लगाओगे? तो देखो बच्चों, जो विद्यापति थे उन्होंने दोनों ही रचनाओं में अवट भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन उन्होंने अपनी अवट भाषा में उन्होंने अपने मुख से इसको बताया है, कीर्तिलता को बताया है। विद्यापति ने अपनी रचना की भाषा को अवट कहा है, कीर्तिलता का में कहा है कि मेरी जो रचना है उसकी भाषा अवट है कीर्तिलता में। वैसे दोनों रचनाएं कीर्ति पताका कीर्तिलता अवट में है, लेकिन उन्होंने खुद से स्वीकार कीर्तिलता को किया है, इतना आप याद रखेंगे। विद्यापति पदावली की भाषा क्या? अभी मैंने बताया कि मैथिली है विद्यापति की पदावली की भाषा। व्याकरण ग्रंथ है, काफ़ी बार पूछा गया, बेहद महत्वपूर्ण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। और बच्चों ये दामोदर पंडित का है, इसको भी आप याद रखेंगे। दामोदर पंडित इसके लेखक रहेंगे, दामोदर पंडित की ये रचना है। कीर्तिलता आपने देख लिया, विद्यापति की है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है, इसे भी आप याद रखेंगे। पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता है? नहीं पर अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले आप उसको अंडरलाइन करोगे। तो इसमें नहीं पूछा गया, सबसे पहले इसको अंडरलाइन करेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमें ढूंढना क्या है, उत्तर क्या ढूंढना है। तो घनाक्षरी में पुरानी हिंदी घनाक्षरी छंद है, जिसमें पुरानी हिंदी में इस छंद का प्रयोग नहीं मिलता है, ठीक है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है, प्रणेता शंभु है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य की प्रणेता है शंभु। प्रणेता का मतलब होता है प्रयोग करने वाला, ठीक है। पुष्पदंत की सती में हुए हैं तो 10वीं। देखो बच्चों, कई ये कि जैसे सरापा है 8वीं सदी के थे, तो अलग अलग विद्वान के अलग अलग सदी के, लेकिन आपको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है कि हम किस किस का याद करें। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसे हम ट्रिक के द्वारा भी याद करते हैं। देखो भाई, मैं ये मानती समझ के पढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम रट कर भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ समझने ये नहीं कि हर चीज़ को रटने की कोई बुराई होती है, ऐसा नहीं है। जहाँ आप समझ कर याद नहीं कर सकते हो वहाँ हम रटना पड़ता है, और जहाँ रटने से हमें नुकसान होता है वहाँ हम समझ कर याद करेंगे। तो देखो बच्चों, पुष्पदंत क्या है? इसमें दंत में द आया है और इसमें द आया है, दोनों में द आ रहे हैं। पुष्पदंत तो 10वीं सदी के रहेंगे। आदिकालीन वैदिक का मतलब होता है चिकित्सकी, जिसमें मेडिकल सुविधाएं वगैरह दे रखी होंगी। तो इसमें जगत सुंदरी प्रयोगमाला चिकित्सीय सुविधाएं हैं। इसमें आदिकालीन वैदिक ग्रंथ है जगत सुंदरी प्रयोगमाला। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। वीडियो आप शेयर नहीं करते हो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो।
अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में भी बिल्कुल निःशुल्क है। चैनल के ABOUT अबाउट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आप अवश्य जुड़े। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। काफ़ी बार पूछी गई बच्चों, ये अजमेर से शासक से संबंधित रहेगी, नरपति नालय। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। नरपति नालय है अजमेर के शासक से। बिसल देव रासो का नायक कौन है? तो भाई विग्रहराज चतुर्थ है। जो बिसल देव रासो का नायक है विग्रहराज चतुर्थ है। ये तृतीय चतुर्थ, इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये जैसे उनके दादा के नाम पर पोते का नाम रख जाता, जैसे पृथ्वीराज तृतीय है, प्रथम है, तो ऐसे ही विग्रहराज चतुर्थ। तो ये चतुर्थ तृतीय भी आप याद रखें क्योंकि आप सिर्फ इनके नाम आगे की याद करते हो और फिर आगे परेशानी हो जाती है आपको परीक्षा में। बिसल देव रासो की नायिका कौन है? नायिका कौन है? तो ये पद्मावती है, संगीता है, मालवड़ी, राजमती है। बिसल देव रासो की नायिका कौन है? राजमती। बिसल देव रासो की भाषा क्या है? तो भाई राजस्थानी है। बिसल देव रासो की भाषा राजस्थानी। ये राजस्थान में ज़्यादा राजा महाराजाओं का जो एरिया रहा है, जो हमारा राजस्थान भरपूर है। बिसल देव रासो की रचयिता हमें बता चुके नरपति नालय हैं। रानीपन और सामंती जीवन का बंधन से मुक्ति व्यक्ति किस ग्रंथ में अपनी खास विशेषता है? रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता है? तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा बिसल देव रासो। अब आप इससे क्या समझे? इसका मतलब ये है कि जैसे बिसल देव रासो से पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं सभी राजाओं की 2-2, 3-3 यहाँ तक बताते हैं कि 10-10 हज़ार रानियाँ होती थी। अब तो वो जाने 10,000 कैसे रखते हो घर में। कहने का मतलब ये कि उनकी एक से ज़्यादा रानियाँ होती थी, राजाओं कई की रानियों से शादी करते थे। लेकिन ये बिसल देव रासो है, इसमें सिर्फ राजा को एक रानी के प्रति समर्पित बताया गया है और उनका सामंती जीवन की बिल्कुल साधारण सा ही नहीं, एक ही अपनी रानी पर वो बहुत एकाग्रित रहे हैं। तो ये इसकी खास विशेषता है। और जो रासो लिखे गए थे और जो ग्रंथ लिखे गए थे उनसे हटकर है। ये पहली बार ऐसा हुआ था जो इसमें एक ही रानी है, एक राजा की एक ही रानी है। बिसल देव रासो का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य है, गीति काव्य, मुक्तक काव्य है। तो बच्चों इसका रहेगा गीति काव्य। गीति काव्य मतलब जैसे गीत लय गीत के द्वारा लिखे गाया गया है। प्रबंध काव्य के 2 भाग होते हैं, एक महाकाव्य होता है, एक होता है खंड काव्य। महाकाव्य जिसमें जैसे नायक और नायिका का शुरू से लेकर अंतिम तक का वर्णन होता है और एक कड़ी दूसरे से कड़ी हुई जुड़ी होती है, मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। खंड काव्य का क्या मतलब होता है? इसका एक जीवन की एक दृष्टि पर ही विशेष फोकस, विशेष केंद्रित किया गया प्रभाव होता है। मुक्तक काव्य वो होता है जिसमें जो होते हैं ना ये छंद लय इन सब से मुक्त होता है, जिसे अपनी कवि की अपनी विचारधारा अपने व्यक्त करके लिखता है। वीर गाथात्मक रचना नहीं है। पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो, बिसल देव, जयचंद प्रकाश। तो सभी पृथ्वीराज रासो तो पृथ्वीराज के जीवन पे है, उनकी वीरता का वर्णन है। परमाल रासो में है जयचंद प्रकाश, ये है भट्ट केदार की, और इसमें जयचंद का वर्णन है उसकी वीरता। बिसल देव रासो एक संगारिक रचना है, इसमें है तो वीरता का थोड़ा बहुत वर्णन, तो इसमें भी ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है, लेकिन ये मुख्य रूप से देखा जाए, प्रमुख रूप से देखा जाए तो इसमें संगारिकता का वर्णन है बिसल देव रासो में। आदिकाल की प्रमुख संगारिक कृति है पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, बिसल देव रासो, ये बता चुके हैं। बिसल देव रासो जब इसमें संगारिक रस होगा तो संगारिक कृति होगी। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति क्या कहलाती है? जैसे चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति कहलाती है कडवक पद्धति। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, इसे याद कर लेंगे आप। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। देखो बच्चों यहाँ पर आपको बड़ा कंफ्यूज होता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य या फिर हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, कुछ बच्चे एक ही याद कर लेते हैं। तो देखो बच्चों हिंदी का प्रथम महाकाव्य आ जाए पृथ्वीराज रासो करोगे, और प्रमाणिक महाकाव्य आ जाए प्रमाणिक तो वो होता है पद्मावत। प्रमाणिक महाकाव्य आ जाए तो पद्मावत है, जयसी का,
अगर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आ जाए तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य रहेगा आपका प्रिय प्रवास। और वैसे अगर देखा जाए तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, प्रमाणिक महाकाव्य आ जाए तो पद्मावत। इसको पैसे प्रमाणिक, पैसे पद्मावत, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ 144 प्रश्न होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई हैं, लेकिन इन चंद्रबरदाई इसका उत्तरार्ध भाग पूरा नहीं कर पाए थे, ये मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। इनके पुत्र जलन ने इनका उत्तरार्ध भाग पूरा किया था। चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम रहेगा बलिदय, बलिदय इनका मूल नाम है। पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है ब्रज भाषा। कई बार क्या होती है, किसी शैली दे दी जाती है, ठीक है, यहाँ तो ब्रज भाषा है, डिंगल है, पिंगल है। तो देखो बच्चों, कहीं इसकी शैली पिंगल दी गई है, कहीं डिंगल दी गई। देखो अगर डिंगल शैली ऑप्शन में नहीं है तो आप पिंगल करोगे, अगर डिंगल पिंगल दोनों है तो डिंगल करनी क्यों करोगे? क्योंकि देखो वीरता का वर्णन है, और जो वीरता का वर्णन है इसमें मुख्य रूप से तो डिंगल भाषा क्या होती थी? कर्कश शब्दावली थी। और युद्ध में ये तो नहीं कोई प्यार से बात करेगा, प्यार से बोलेगा। तो युद्ध में क्या है, डिंगल जो युद्ध का वर्णन होता है वहाँ डिंगल भाषा ज़्यादातर प्रयोग की जाती थी। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप डिंगल करोगे, वैसे डिंगल ऑप्शन में नहीं है तो आप पिंगल करोगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज रासो मिश्रक को क्या कहा गया है? तो समय कहा गया। पृथ्वीराज रासो मिश्रक को समय कहा गया है, और इसमें 69 सर्ग हैं, ये भी आप याद रखोगे। तो ये आएगा, इसमें 69 सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो का समकालीन किसने कहा? चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन, चंद्रबरदाई क्या थे? इसके लेखक थे पृथ्वीराज रासो के। तो इसने घासीदास ने कहा था कि चंद्रबरदाई थे जो पृथ्वीराज रासो के समकालीन थे, घासीदास ने कहा था। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? भाई 12मासा का सबसे पहले प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? ये काफ़ी बार पूछा गया, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिसलदेव, वैसे 12मासा वैसे बिसलदेव आप ऐसे याद रख सकते हैं। परमाल रासो जगनिक की रचना है, जगनिक की। संदेश रासक अब्दुल रहमान की। राहुल वेरा किसकी है? 1 मिनट में आप बताओगे, क्योंकि मैं कल इसे बता चुकी हूँ। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? तो देखो बच्चों, यहाँ आपको बड़ा कंफ्यूज रहता है, कोई कन्वेज समझता है, कोई कयामत समझता है। तो इसका सबसे बड़ा सर्ग है वह कन्वज युद्ध है। अब आपको इसमें कैसे अंतर करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखो कयामत क्या है, इनका एक मंत्री था, पृथ्वीराज रासो का एक मंत्री था, ठीक है। तो वो एक लास्ट के जो अपने अंतिम दिनों में वो इतनी भोग विलासिता में लिप्त हो गया था कि उसे राजकाज से कोई मतलब नहीं था। तो पृथ्वीराज कहा जाता है, ये तो वास्तविकता है या वो ही जाने, लेकिन इस पुस्तक में लिखा गया है कि पृथ्वीराज ने फिर उनके जो कुकर्मों से परेशान आकर उनका वध कर दिया था। तो ये जो है सबसे बड़ा सर्ग नहीं है, कन्वज युद्ध सबसे बड़ा सर्ग है पृथ्वीराज रासो का। पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है? स्योगिता है। पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है? स्योगिता है। पृथ्वीराज रासो को किसने प्रामाणिक माना है? तो भाई किसने प्रामाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को? ये आप डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर वुलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हीरा गौरीशंकर हीराचंद्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना। देखो बच्चों, इसमें प्रामाणिक को ध्यान से देख लेना, क्योंकि आप इसको ऐसे बार बार शुद्ध पूछा, इसको ठीक कर देते हो। कैसे? अगर प्रमाण आ जाए तो आप ऐसा लिखोगे प्रमाण, इसमें आके मात्रा नहीं आएगी पे में, लेकिन प्रामाणिक है यानी इक प्रत्यय जब लगता है, प्रमाण प्लस इक प्रत्यय से बना है। इक प्रत्यय जब इससे मिलता है यानी प्रथम वर्ण से मिलता है तो प्रथम वर्ण में वृद्धि कर देता है, ठीक है। तो यहाँ प्रमाण प्लस एक प्रामाणिक बनेगा, प्रामाणिक। तो इसका ये प्रामाणिक ठीक रहेगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इन्होंने पृथ्वीराज को राज रासो को सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने प्रामाणिक माना है। तो अब हम बढ़ते 154-155 की तरफ। भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दिया करो, और इसी तरह से हम क्रमबद्ध रूप से जारी रखें या फिर और कोई वीडियो चाहते हो इसी तरह से चलती रहें, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, ये कथन किसका है? अनैतिहासिक
बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। कथन किसका है? कर्नल टोड का, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल क्या है? अनैतिहासिक ग्रंथ है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है। पृथ्वीराज रासो मूलतः कैसा काव्य है? पृथ्वीराज रासो मूलतः कैसा काव्य है? संदेश प्रस्तुति वीर काव्य। तो बच्चों ये वीर काव्य है। कैसा काव्य है? वीर काव्य है। इसे भी आप याद रख लेना कि मूलतः कैसा है? इसमें वीर काव्य है। पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद शब्द। पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक विवाद कौन से पक्ष में है? भाई प्रबंधात्मकता में है, पात्रों का नामकरण में है, भाषिक संरचना में। तो ऐतिहासिकता, ये काफी बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया कि पृथ्वीराज रासो का ऐसा कौन सा भाग है जो अभी तक विवादास्पद है? तो ऐतिहासिकता मतलब इतिहास में उनके सन में कब कौन सा काम हुआ, कब नहीं हुआ, तो ये ही इसमें विवाद अभी तक बना हुआ है। चारण काव्य किस भाषा में? डिंगल। देखो बच्चों, डिंगल जो था वीरता प्रधान था, यानी इसमें कानों को जो कर्कश लगती थी वो भाषा डिंगल शैली थी, इसको शैली कहा गया। और पिंगल जो कानों को प्रिय लगती थी। और संध्या भाषा थी, मतलब सिद्धों की भाषा कौन सी थी? संध्या भाषा थी। ये भी कई बार पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे आज मैंने कम्युनिटी में ये प्रश्न लगाया हुआ है, जिसने नहीं देखा वो लगा सकता है। मैं रोज एक कम्युनिटी में लगाती हूँ प्रश्न, आप डेली उसके आंसर दिया करो। इससे क्या होगा कि आपको कुछ प्रश्न भी सीखने को मिलेगा और अपने की खुद की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि आपको नए नए प्रश्न प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं। तो घासीदासी, कर्नल जेम्स टोड, प्रोफेसर व्हीलर, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों बी। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए कर्नल जेम्स टोड। आदिकाल की किस रचना की उपेक्षा की गई है? जयमंग जस्तनी का उपदेश रचन, पृथ्वीराज रासो, नेमिनाथ। तो भाई इसकी जो की गई है सी रहेगा इसका आंसर, मतलब इतिहास की उपेक्षा की गई है। मतलब कि इतिहास के मतलब आज तक ये विवाद बना हुआ है इसकी ऐतिहासिकता पर, पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर। किस रासो का ग्रंथ एक पद प्राकृतिक पैंगलम में मिलता है? किस रासो ग्रंथ में एक पद प्राकृतिक पैंगलम में मिलता है? तो हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, खुमान रासो। तो हमीर रासो में एक पद प्राकृत पैंगलम का मिलता है। ठीक है, किस रासो ग्रंथ का एक पद प्राकृत पैंगलम में, प्रश्न का ये सेंस समझे, एक पद प्राकृत पैंगलम में मिलता है। तो हमीर रासो का एक पद प्राकृत पैंगलम में मिलता है। राठौड़ारी ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, जयचंद प्रकाश, जयमंग जस्तनिका, हमीर रासो, पृथ्वीराज राजविजय, पयुमचरिम, रिठेनमचरिम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जयचंद प्रकाश और जयमंग जस्तनिका। तो भाई जयमंग जस्तनिका रहेंगे मधुकर की, इसको भी आप याद रखेंगे, मधुकर। और जयचंद प्रकाश रहेगी भट्ट केदार की। किसकी? भट्ट केदार की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप का सिंह का भी वर्णन हुआ है? तो भाई खुमान रासो ऐसा ग्रंथ है जिसमें महाराणा प्रताप सिंह के जीवन का वर्णन हुआ है। किसमें हुआ है? महाराणा प्रताप के जीवन का वर्णन खुमान रासो में। आगे बढ़ते हैं। खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो के रचयिता रहेंगे, आप बताइए बच्चों कौन से रहेंगे? दलपति विजय। खुमान रासो के रचयिता रहेंगे दलपति विजय। पृथ्वीराज विजय की रचना है, पृथ्वीराज विजय की रचना है जयानक। पृथ्वीराज विजय की किसकी रचना है? जयानक की। पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। इसे भी आप कैसे प्रकार से याद कर सकते हो? भाई 1 मिनट रुको, ये हमारी थोड़ी सी पीडीएफ ऊपर नीचे हो जाती है कई बार, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। यहाँ तक हमने कर लिया था, हम यहाँ बढ़ रहे थे, तो यहाँ तक हमने कर लिया था बच्चों। अब हम यहाँ चले गए थे पृथ्वीराज रासो के। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं